देखो, हम जनरल सामान्य परिचय पढ़े हैं। सामान्य परिचय में हमने एक तो इसकी मैपिंग देखी थी, इसके बॉर्डर्स देखी थी हमने, किस किस चीज से इसके जो है यूपी के बॉर्डर लगे हुए हैं। उनको याद कर लेना। ये जो मैं अभी आपको आगे जो है ना इसका वो करूंगा, आर्ट एंड कल्चर में आपके पास जैसे कौन कौन से यहाँ पर जो है नृत्य होते हैं, डांस कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। और इसकी मतलब लोक और नृत्य वगैरह, ये लोक नृत्य वगैरह वो करूंगा। तो मैं मैपिंग से करा दूंगा आपको। मैपिंग से कराने का मतलब ये है, मैपिंग से कराने का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूंगा जैसे इस तरह से आपके पास ये यूपी का मैप होगा। तो जैसे ये है ना यूपी का मैप आपके पास है। तो ये यूपी का मैप है जैसे आपके पास। तो मैं आपको बता दूंगा इसे इस तरह से जो है 6-7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि इस वाले एरिया में ये वाला डांस होता है, ये वाला जो है नृत्य होता है। तो इस तरह से तो होगा क्या, जैसे अगर आप मैप से करोगे तो मैं बता दूंगा इस वाले एरिया में ये वाला डांस होता है, फिर बुंदेलखंड में ये वाला जो है नृत्य होता है। तो आपको जो है चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें जो है हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है ना, या तो डांस का या नृत्य का इसमें जरा पूछ लिया जाता। तो एक जो है इस चीज का तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं वो चीज करा नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी मैपिंग की आपको जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं है। तो पूरी मैपिंग भी अभी आपको कराने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर मैं पूरी मैपिंग कराऊंगा तो 2 मिनट लगेंगे मुझे बताते हुए कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कुछ याद नहीं होने का, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 10 जिले तो याद हो गए होंगे। 10 के आसपास तो याद हो गए होंगे कि ऊपर कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर है ना। इधर ये याद हो गए होंगे, 2 दिल्ली से है, 2 राजस्थान से, तो कुछ मतलब मेरे हिसाब से 15-20 हो गए होंगे। तो धीरे धीरे आप देखोगे ना तो 8-10 दिन में ही जो है ये टोटल याद हो जाते हैं। एकदम से याद नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे आज बैठे हैं और आज ही याद करते हैं तो वो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है, एक दिन जो है याद नहीं होते हैं। तो इसको हम जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसमें, आगे हमें क्या क्या जो है इसके बारे में करना है। तो आगे इसके थोड़ा सा हम जो है इसके बारे में ये देख लेते हैं। देखो, एक तो यूपी में थोड़ा सा इसका जो है ना उत्तर प्रदेश का हम सामान्य परिचय डर पढ़ने हैं, तो हम इसका जो है हेडिंग डालो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। लिखो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछे सामान्य परिचय में, आप ये बताओ, जैसे आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है। हम्म। चलो लिखो। चलो मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन में पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ, जैसे यहीं से देखते हैं इसे, भारत का क्षेत्रफल। ठीक है। तो चलो बताओ, आप मुझे बताओ, ऑनलाइन में बताओ कोई। फिर मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैं सोच रहा हूँ आप बताओगे 32 लाख। ठीक है ना, शायद मेरे हिसाब से ये है ना 32 लाख के आसपास यही है शायद। देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से आपसे कोई पूछे इसका क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लिखना स्टार्ट कर लो। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अगर हम बात करें यह संपूर्ण भारत का कितने परसेंट है, ठीक है ना, संपूर्ण भारत का परसेंटेज में, कोई अब मुझे बताएगा कि ये परसेंटेज में जो है कितने परसेंट बैठता है ये। तो ये बैठता है आपके पास 7.33%। ठीक है ना। एरियाज में कितना है, 7.33% है। ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है आप मुझे बताया कोई एक आइडिया, कोई आइडिया लगा पा रहे हो? 20 करोड़, चलो सही है, मैं आइडिया में ठीक हूँ। वैसे है 19 करोड़ 98 लाख 12,341। 19 करोड़ 98 लाख 12,341। हाँ ये है 2011 की जनगणना। चलो ये लिख लो 2011। इतना लिखो, ठीक है। अब आप मुझे एक बात और बताओ, जो ये जनसंख्या है यह टोटल भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? टोटल भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो यूपी में जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट है? नहीं ये तो उसका है ना, ये तो क्षेत्रफल बताया ना। हाँ ये तो क्षेत्रफल है, ये तो क्षेत्रफल बताया ना, देखो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल से है कितना है, 7.33% है। और यूपी की जनसंख्या कितनी है, 19 करोड़ 98 लाख 12,341। आप कौन से आंकड़े के अनुसार है, 2011 की, 11 के सेंसर के अनुसार, जनगणना के अनुसार। एक तो ये वाली बात आ गई। दूसरी बात ये है कि यह जो है टोटल जो है कितना है, कितने परसेंट है? मतलब आसपास आप सही जा रहे हो, लेकिन इसको जो है याद रखना, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन जो है पिछली मतलब पूछा गया था, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपसे, है ना। अभी पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताओ मुझे, जो पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड की जनसंख्या का कितने परसेंट है? वर्ल्ड, बताओ लाइन में बताओ। सर 17 पॉइंट समथिंग। 17 पॉइंट समथिंग। देखो जो भारत की जनसंख्या, ठीक, ठीक है ना, विश्व का प्रतिशत में है ये, कितना परसेंट है, 7.51%, ठीक है ना। हुआ क्या था, जब ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया था तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास जब पूछा गया था ना कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में है तो आंसर क्या, 16.51%। और वहां ऑप्शन में क्या था, 17.51%। तो मैक्सिमम बच्चों ने ये वाला आंसर लगाया था। लेकिन ये याद रखना है, क्या ये पूरे भारत की जनसंख्या का परसेंटेज है, किसका, वर्ल्ड से कंपेयर है, किसकी, इंडिया की। ये यूपी की कंपेयर है किससे, इंडिया से, ठीक है ना, देश से। तो ये वाली बात आपको, ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको जो है मेरे हिसाब से पता होने चाहिए सेंसर के अनुसार। तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना होता आप पूछो, करो इसको सब। अच्छा, क्षेत्रफल में तो ये स्थान है, आप मुझे बताओगे इसको मिटा लो। क्षेत्रफल में आप मुझे बताओगे, क्षेत्रफल में जो है इसका भारत का कौन सा नंबर पर, क्षेत्रफल में क्या स्थान है इसका? तीसरा। सर तीसरा। तीसरा बताओ फिर, अगर तीसरा है तो तीसरे में कौन कौन सा है तो गलत नहीं आपका, बताओ चलो। सर पहला राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ में डिवाइड हो गया तो सर प्रथम मध्य प्रथम प्रदेश। राजस्थान आ गया सर। और सर चौथा है। चलो और कुछ। देखो, देखो क्षेत्रफल में जो स्थान है, क्षेत्रफल, कौन सा है इसका, फोर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है, फोर्थ। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है, तो क्या आता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और फिर आता है आपके पास ये यूपी। एक क्रम, आप इनको याद रखो क्रम को, ठीक है ना, वैसे ही पता होना चाहिए इसका क्रम, ठीक है ना। अगली, उत्तर प्रदेश
हाँ, जनसंख्या घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी कितनी है इसकी? ये 829, 829। देखो, जनसंख्या घनत्व जो है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है ये? 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 829 लोग रहते हैं। ठीक है ना? तो ये है। और देखो, जनसंख्या में अगर आप इसकी बात करोगे ना, जनसंख्या, तो जनसंख्या आप इसकी देखोगे तो 19 करोड़ जनसंख्या है इसकी, है ना? अगर केवल और केवल यूपी की जनसंख्या को ही हम काउंट करा जाए, ठीक है ना, और भारत से अलग रहते हुए यूपी की जनसंख्या को देखें, तो इसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि ये जो है पांचवें छठे नंबर पर जो है देश आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब जैसा, मतलब अगर भारत भारत से हटा के देखा जाए तो पांचवें छठे नंबर पर जो है इसकी जो है जनसंख्या आएगी, यूपी की। अगर यूपी को एक देश मानकर देखा जाए तो इतनी ज्यादा जो है इसकी जनसंख्या है। तो जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। एक ही चीज है यूपी में, जनसंख्या। और तो कुछ ऐसी कुछ खास चीज, चलो लिख रहे हैं अगली बात। तो लिखो 829 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना? अच्छा, लिंग अनुपात कितना? लिंग अनुपात, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्टर के रूप में, आपको बात है। 912। तो यूपी का लिंग अनुपात कितना है? 912 है, ठीक है ना? इस बात का मतलब यह है कि 1000 में 912 क्या है? लड़कियां हैं, मतलब 1000 मेल है तो 912 क्या है? फीमेल है, ठीक है ना? ये लिंग अनुपात है किसका? मतलब ये वयस्कों का लिंग अनुपात है। किसका होता है? वयस्क का। अगर कोई आपसे पूछे शिशु लिंग अनुपात, ये क्वेश्चन आया हुआ, अगर मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आए हैं, तो शिशु लिंग अनुपात कितना है? 902। तो 902 का इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये क्या है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का, ठीक है ना? तो जैसे आप इसमें जब लिखे लिखाओगे तो ये सब डाटा आपको लिखना पड़ेगा उसमें, मीन्स में, ठीक है ना? जब चर्चा आप करोगे इसमें तो आप देख रहे हो क्या है? हेलिंग अनुपात ज्यादा है, हेलिंग अनुपात क्या हो गया? कम हो गया। किस बात को इंडिकेट कर रहा है? कि भ्रूण हत्या वगैरह थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना? तो ये तो शिशु लिंग अनुपात हो गया। अगर कोई आपसे पूछे एससी लिंग अनुपात कितना, ठीक है, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लिंग, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात कितना है? 907। और अनुसूचित जनजाति का अनुपात कितना है? अनुसूचित जनजाति का अनुपात, अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात कितना है? 951। ये ध्यान रखना, ये वाला एक बार जो है पूछा गया, ठीक है ना? ये तो पूछा ही जाता है, ये तो आपसे नॉर्मली है। फिर अगर पूछेगा अगली बार तो एस सी एस टी का और पूछ सकता है, तो इसका भी जो है ध्यान रखना, ठीक है? एक बात और लिख लो, चलो जब ये भी यहीं पे, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से राज्य में, कौन से जिले में है, तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसमें है? जौनपुर में। लिख लो इसमें, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसमें है? जौनपुर में। देखो एक चीज और आप ध्यान रखना, जहां भी जनजातीय लोग पाए जाएंगे उनका लिंग अनुपात जो है सबसे बेहतर होगा, ठीक है ना? रीजन, जितने भी जो जनजातीय लोग होते हैं, जनजातियों में समानता की भावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना? इसका कोई एक कारण, रीजन दो कोई, मतलब ऐसा रीजन देख लो आप, ऐसा नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मान के आ गया, ठीक है ना? बताओ कोई ऑनलाइन में बताएगा। देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात होता है, मतलब जितनी भी आप देखते हो समानता जो होती है, सबसे ज्यादा जनजाति में पाई जाती है, ठीक है ना? आपस में भेदभाव से सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना? जेंडर में भेदभाव भेदभाव इतना नहीं होता। इसका रीजन क्या है? तो कौन नाम बताओ ऑनलाइन में। मातृसत्तात्मक उनकी वो रहती है सर, समाज रहता है ज्यादातर। नहीं, मतलब ये मतलब सही कह रहे हो आप, लेकिन यूपी में तो आप देख रहे हो कहाँ मेन मार्क्स सकता है। सोसाइटी जो होती है उससे वो काफी अलग रहते हैं, मतलब क्लस्टर में रहते हैं अपनी ही एक अलग सोसाइटी में। दूसरा सर, बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है वो।
और बहुत ज्यादा मॉडर्न भी नहीं है, तो ये रीजन हो सकता है। लेकिन इनमें जैसे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कम होता है उसका तो सबसे, देखो अगर कोई एक कारण आपको पूछे, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसमें होता क्या है, जो जनजाति लोग होते हैं ना, इनमें समानता की भावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसका रीजन है उत्पादन कम होता है, और जहाँ उत्पादन कम होगा वहाँ अधिशेष जो है बचेगा ही नहीं, और जब बचने का ही नहीं है तो कोई ऊंच नीच होगा ही नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप देखोगे जो जनजातीय लोग होते हैं तो इनका उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम का मतलब यह है कि इतना ही जितना ये कमाते हैं इतना ही ये खा लेते हैं, तो सेविंग हो नहीं पाती है, और जहाँ सेविंग नहीं हो पाएगी तो फिर कोई एक वर्ग जो है ऊपर निकलेगा ही नहीं, एक नीचे रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सब क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और जहाँ उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या काम करते हैं, कोई आदमी जो है कंट्रोल करने लगता है, ठीक है ना। और जहाँ किसी के पास पैसा जाएगा और वहीं से वो मोनोपोली करनी जो है स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये कारण है। आप देखना पूरी हिस्ट्री में आप ये देखोगे, अगर मतलब हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो हिस्ट्री में आप यही चीज देखोगे, जब जब सर एक कारण और भी हो सकता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या होती है तो सर उसमें बेटे को लेकर जो धर्म ग्रंथ हमारे बोलते हैं मोक्ष वोक्ष का, और उनके यहाँ सर एजुकेटेड नहीं, तो सर वो लोग ये भावना नहीं रखते हैं। क्या नियम क्या है? सर जैसे कि उनके यहाँ मतलब हम आप पढ़े लिखा समाज कह लीजिए या आप अच्छी सोसाइटी कह लीजिए, जो धर्म को लेकर के कि बेटा के होना चाहिए या मोक्ष का धर्म ग्रंथ जैसे बोलते हैं, इसलिए जनसंख्या भी ज्यादा है। लेकिन उनके यहाँ सर पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो इस चीज को लेकर के बेटा बेटी भेदभाव नहीं करते होंगे सर। नहीं, आपने जो तर्क दिया, अब एक बात सुनो, आपकी तो बात ही विरोधाभास होगी ना, विरोधाभास से आपकी बात होगी। आप भी बोल रहे हो जो अच्छी सोसाइटी, तो आपकी तो सोसाइटी ही गंदी होगी अगर आप जो है भ्रूण हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर हम कन्या भ्रूण हत्या करते तो हम कैसे कह सकते हैं हम अच्छी सोसाइटी से आते हैं? और सर बिल्कुल समाज में बहुत भेदभाव है, ये तो सर हम खुद बोलते हैं। तो ठीक है ना, हाँ, जो कुछ भी है, ठीक है ना। वैसे हाँ ये इनकी बात सही है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे उसको जो है ना एजुकेशन को आप नहीं लेके आप इसको कह सकते। अगर आप लिंग अनुपात का आप बात करोगे तो एजुकेशन कहाँ है, जहाँ आप देखोगे बड़े शहरों में, आप देखो हरियाणा का अगर आप देखो सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो हरियाणा का, और सबसे ज्यादा देखो स्पोर्ट्स में सबसे आगे है वो, ठीक है ना, और कितना एजुकेटेड है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, एजुकेशन से इतना ज्यादा वो है नहीं इसका, ये तो केवल और केवल आपकी जो है संस्कृति पर ही डिपेंड करता है। चलो अब इसके बारे में, अच्छा हम कहाँ थे हम? लिखो इसमें एक दो क्वेश्चन लिख लो। देखो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है किसमें, जौनपुर में, ठीक है ना। जौनपुर में लिंग अनुपात क्या है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम है किसमें। अब देखो सबसे कम देखो कहाँ होगा, जो हाईटेक सिटी होगी, देखो गौतम बुद्ध नगर। हम्म, गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय। चलो कोई नहीं, लिखो तुम इसमें गौतम बुद्ध नगर लिख दो, वैसे नोएडा है, मैं लिखाऊंगा एक बार में, उसको छोड़ो भैया, उसको छोड़ो, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये एक हल्का सा जो है डाटा है, इस डाटा को आप जो है समझ गए होगे। इसमें आप इनको जो है ना, इन दो को ऊपर वालों को याद रख लें, इन दो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन तो इससे ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। ये फैक्ट के रूप में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, और पता भी होना चाहिए। देखो अब वैसे भी आपको बताऊँ ना, जो आज और कल की और ये 3-4 दिन की जो क्लास है ना, इनसे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे आपको, क्योंकि यहीं से जो है रिपीटेड होते हैं ये सभी क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। और आगे आप मुझे एक बात बताओ, इस वक्त थोड़ा सा एक बात बताओ, इसकी सीटों के बारे में और देख लेते हैं। हाँ सीट कितनी है इसमें, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ इसमें यूपी में लोकसभा की कितनी सीट है, लोकसभा की बताओ, लोकसभा कितनी सीट है, 80 सीट है, ठीक है ना। और अगर कोई आपसे पूछे राज्यसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा कितनी सीट, 31 है, ठीक है ना। और विधानसभा की कितनी सीट है, चलो ये तो सीमा आप बताओगे, विधानसभा की कितनी सीट है वहाँ, आप तो यूपी से हो। सर बता, याद नहीं आ रहा, बता नहीं सकते हैं। अच्छा चलो फिर ये आप बताओ विधान परिषद की कितनी सीट है। सर याद नहीं है। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे सपोज करो आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, आप इंटरव्यू में जाने लगे, तो इतनी कम नॉलेज के साथ कैसे जाओगे यूपी के, यूपी मतलब यूपी पीसीएस में, यूपी के इंटरव्यू में। चलो
मैं तो ये सोच सर रहा लोकसभा की कितनी लिखी है आपने? क्या जी, सर लोकसभा ओके 80। लोकसभा 80 है, राज्यसभा 31 है, विधानसभा 403 है, विधान परिषद 100 है। ठीक है ना। ठीक है ना, लिखो। अब इसमें एक बात बताओ, इसकी बताओ साक्षरता कितनी है, लिटरेसी रेट, यूपी की लिटरेसी रेट कितना है? 67.68। यूपी का लिटरेसी रेट कितना है, आप मुझे बताओ। 67.68। कुछ बोले हो? सोनम आप कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। चलो बताओ, लिटरेसी रेट बताओ कितना है यूपी का, देखो। 67.68। अगर आपसे कोई पूछे कि संपूर्ण भारत, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है, 67%। इस बात का मतलब यह है कि यहाँ जो है 100 में से 67 लोग क्या है, पढ़े लिखे। ठीक है ना, बाकी सब अनपढ़ है। और अगर बात करें कि पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो देखो इसका मैं आपको बताऊं, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो संपूर्ण तो कितना है, 67%, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब बताओ 67 में आप एक काम करो, 10 ऐड करो। अच्छा एक बात बताओ, पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बताओ 67 में 10 ऐड करो कितना हो जाएगा, 77। ठीक है ना, तो पुरुष कितने हैं, 77। और अगर महिला को पूछा जाए तो इसमें से क्या काम करो, 10 माइनस कर दो, तो 67 में से 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है ना, तो यह है लिटरेसी रेट। तो आपसे कोई पूछेगा साक्षरता कितनी है, तो संपूर्ण कितना, 67, पुरुष 77 और महिला 57। ठीक है ना, ये आपको जो है पता होना चाहिए लिटरेसी रेट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना। आगे हम बात करेंगे। अब एक दो तीन चीजें और लिखो, लिखो यूपी में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, यूपी में ग्रामीण जनसंख्या है 72%। कितना है, 70, नहीं 77। और शहरी जनसंख्या ये है 22%। कितना है, 22%। मतलब इतने लोग क्या है ग्रामीण में, गांव में रहते हैं, इतने लोग कहाँ पर रहते हैं, शहर में रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है यूपी का, उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो उच्च न्यायालय है इसका इलाहाबाद। लखनऊ इलाहाबाद। सर, लखनऊ उच्च इलाहाबाद न्यायालय, दोनों है सर। हाँ, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और खंडपीठ लखनऊ में है, इसकी लिख लो, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। अच्छा ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी, सर्वाधिक न्यायाधीश कौन से किस उच्च न्यायालय में बैठते हैं, जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तो है ही। ये बताओ इनमें सबसे ज्यादा न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद में ही बैठेंगे, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है ना, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी। उच्च न्यायालय है कहाँ पर, इलाहाबाद में, इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में, खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में। अच्छा एक बात बताओ, इसमें विधानसभा सीट कितनी है, लखनऊ दूर पर 403 है, विधानसभा सीट कितनी है, 403 है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा विधानसभा सीट किस जिले में, यूपी के, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट किस जिले में है, प्रयागराज। ठीक है ना, तो लिख लो गाजियाबाद। क्या जी, तो गाजियाबाद में है क्या? गाजियाबाद में
गाजियाबाद में क्यों होगा, आप मुझे ये बताओ। नहीं, क्वेश्चन क्या था सर, मैंने सुना नहीं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, जैसे आपको होता है ना विधानसभा कितनी है, विधानसभा सीट कितनी, जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन होते हैं ना सीएम बनने के लिए, तो उसमें जो कैंडिडेट खड़े होते हैं तो वो कितने हैं, जिसे आप विधायक बोल देते हो, तो 403 सीट है। अब प्रत्येक क्षेत्र से जो है विधायक होता है, सबके एरिया बटे हुए, तो किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है? सर लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्यों हुआ? हाँ? रीजन दो कुछ। अच्छा ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन ना भी मैं पूछता था आपको, मुझे लगता है कॉमन सेंस आपको खुद बता देना। प्रयागराज होगा सर। क्या है? प्रयागराज या इलाहाबाद है ना? अरे एक बात बताओ, जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वहीं तो क्या होंगे, विधानसभा सीट वहीं तो सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन कैसी बात करते हो आप, कभी कभी मुझे डाउट होता है आपको, ठीक है ना। लिखो। अच्छा कितने क्लाइमेट जोन में बांटा गया, लिखो। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कुल एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन कितने में बांटा, डिवाइड किया गया है वैसे तो मैं यूपी का एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा ना, यूपी की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा, लेकिन अभी लिख लो इनको जब मैं लिख पाएगा। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9। कितने हैं, 9। चलो अब आगे हम बात करते हैं, बताओ जिले कितने हैं यूपी में, कितने जिले हैं? सर 75। 75 जिले हैं सब, ठीक है ना। और सबसे लास्ट जिला कौन सा बना, सबसे लास्ट जिला कौन सा बना, तो 75 में लिख लो संभल। कौन सा बना, संभल, ठीक है ना, लास्ट बना है संभल। इसमें बताओ इसमें मंडल कितने हैं, 18 कितने, 18 18 है। मंडल कितने, 18 है। और 18वां मंडल कौन सा बना, अलीगढ़। 18वां मंडल कौन सा बना, अलीगढ़। और नगर निगम कितने, नगर निगम कौन कितने, 17। नगर निगम कितने, 17। और 17वां कौन सा बना जो सबसे लास्ट में बना, शाहजहांपुर। लास्ट वाले में लिख लो जो लास्ट में बने, शाहजहां, ठीक है ना। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए ये बात, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। चलो अब एक काम करते हैं, इसमें जो है ना एक क्वेश्चन पूछा था, हर साल आ रहा है ये क्वेश्चन, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। हेड डालो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यालय या हेडक्वार्टर, इसका मतलब समझते हो, हेडक्वार्टर, ठीक है ना, हेडक्वार्टर ऑफ यूपी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यालय। और इसको हम एक काम करते हैं, देखो ऐसे तो 75 जिले हैं, 75 के 75 तो मेरा याद होंगे भी नहीं, है ना, और ना करने की जरूरत है। और कुछ के तो होते हैं सेम होते हैं, मैं तुम्हें 6-7 लिखूंगा, इन्हें याद कर लेना बस, है ना। जितना मैं लिखूंगा इन्हें याद करना, वो ज्यादा की कोशिश मत करना, कर ही नहीं पाऊंगा वैसे तो। ये 5 पूछे जाते हैं, देखो जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, तो जब से भी यूपी के एग्जाम हुए हैं, केवल 5-6 हैं वही पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो मैं 5 बताऊंगा, उन 5 को अंडरलाइन कर लेना, उन 5 में से ही पूछा जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाना। अरे कितने जिले हैं ये बताओ, तो 75 ही मुख्यालय होंगे, तुम कैसी बात कर रहे हो, एक जिले का एक मुख्यालय होता, ठीक है ना, क्या बन गई है। चलो जो कुछ भी बना कुछ तो बन ही गया है ना, समझ तो गए, और रोज ही देख रहे हो तुम। देखो इसमें एक काम करो, आप इसकी जो है ना मैपिंग करो, क्या करनी है, मैपिंग करनी है। और मैपिंग में सबसे पहले आप मुझे बताओ, यहाँ है एक जिला, इनको लिखो। तो देखो यहाँ लिखना है, यहाँ कौन सा जिला है,
तो यहाँ लिखो सोनभद्र, सबसे इधर लिखो सोनभद्र, मेरे साथ साथ बनाते रहो सो इसमें ना, ठीक है। और यहाँ लिखो आपके पास यहाँ है एक ये, मैं इधर लिख दूंगा गौतम बुद्ध नगर, ये हो गया गौतम बुद्ध नगर। मैं फिर से इसलिए करा रहा हूँ, आपको जो है ना और आइडिया लगा रहेगा कि क्या कौन सा कहाँ पर है। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के साइड में है क्या, यहीं पर है क्या, फर्रुखाबाद, ठीक है ना। और इसके ऊपर है, यहाँ पर है आपके पास क्या, एक थोड़ा सा इधर को है यार ये, चलो यहीं को लिख दो, लिख लो यार तो यहीं पर संभल है। और ये हो गया संभल, हो गया आपके पास, ये दो है, एक है क्या कानपुर, और एक है कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर नगर और कानपुर देहात, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे है, ये है, अच्छा ये तो सिद्धार्थ नगर, और सिद्धार्थ नगर के साइड में ही है, इधर को क्या है आपके पास, इधर है कुशीनगर। ये तो देख लिया था ना, देखो कल भी हमने बताया था, ये है सिद्धार्थ नगर, कल हमने पढ़ाई था, ठीक है ना। इससे बाउंड्री बनाता है, और सिद्धार्थ नगर के इधर को किधर क्या है, ये आपके पास यहीं पे क्या आता है, कुशीनगर आता है। कुशीनगर के इधर को आपके पास कौन सा आता है, यहीं पे सिद्धार्थ नगर के इधर को है, यहीं पर क्या आता है, अम्बेडकर नगर, ठीक है ना। और अम्बेडकर नगर के ऊपर को आपके पास यहाँ पे क्या आता, इधर को लिखें इसको संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर ये आपके पास हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, संत कबीर नगर हो गया। संत कबीर नगर के बाद इधर अच्छा आपको एक और लिख लो, यहाँ को एक पड़ता है क्या, अमेठी, ठीक है ना। रफली बना रखे हैं वैसे, ये हो गई आपके पास कानपुर दिनांत हो गया, फिर कबाब हो गया, संभल हो गया, ठीक है ना। बस इतने के तुम्हें याद रखने हैं। अब एक काम करो, जिस पेन से तुमने लिखे हैं अब उसका पेन चेंज कर दो, और पेन चेंज करने के बाद जो है आपको जैसे मैंने ये बता रहे हैं ना, तो इनके क्या काम करने हैं, जो जो दे रखे हैं, जैसे आपके पास इसका गौतम बुद्ध नगर का क्या है, तो गौतम बुद्ध नगर का क्या, नोएडा है, ठीक है ना, नोएडा, नोएडा। अरे नोएडा एक शहर है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इनके एक एक काम करो, इनके सबको लिख लो, चलो मैं बोले देता हूँ। इसको लिखो गौतम बुद्ध नगर का लिखो है, दूसरे पेन से लिख लो नोएडा, सर ठीक। क्या बोला सर? गौतम बुद्ध नगर का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, नोएडा है, ऐसे लिखा है, ठीक है, नोएडा हो गया। इसी तरह से आपके पास अगला कौन सा है, लिखो संभल का, लिखो पवासा, सर दिख नहीं रहा है सर। अब दिखाई दे रहा है? संभल का लिखो पवासा, वैसे लिख दो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, संभल का पवासा, ठीक है ना। फरुखाबाद का फतेहगढ़, फरुखाबाद का फतेहगढ़, अरे ये है ना फरुखाबाद, फरुखाबाद का फतेहगढ़। अमेठी का लिखो, अमेठी का गौरीगंज, अमेठी का गौरीगंज, ठीक है ना। और सर अमेठी, फर्रुखाबाद का आप क्या बोले? फरुखाबाद का फतेहगढ़, फरुखाबाद का
फतेहगढ़, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, सबसे नीचे कौन सा जिला है? सोनभद्र का हेडक्वार्टर बताओ क्या होगा? लिखो रॉबर्ट्सगंज। क्या लिखोगे? रॉबर्ट्स। इंग्लिश नाम है ना? लिखो फतेहगढ़ तो हो गया, रॉबर्ट्सगंज, ठीक है। और लिखो और कौन सा बचा है इसमें? लिखो कानपुर का, कानपुर नगर का लिखो, कानपुर नगर, कानपुर नगर का, कानपुर नगर। हाँ हाँ सेम है, कानपुर नगर का, कानपुर नगर। कानपुर देहात का लिखो अकबरपुर माटी। अकबरपुर माटी। और अंबेडकर नगर का लिखो अकबर। अंबेडकर नगर का अकबरपुर। कुशीनगर का लिखो पंडरौना। कुशीनगर का पंडरौना। और सब हो गया, कोई बच गया? सिद्धार्थनगर का नौगढ़ होता है इसका, नौगढ़। अब देखिए कोई बच गया, नहीं बचा? हो गया सर? कौन सा संत कबीर नगर सर। कौन सा रह गया? कौन सा? अच्छा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। संत कबीर नगर का खलीलाबाद, खलीलाबाद मुस्लिम नाम है, ठीक है ना। खलील नाम होता है लोगों को, उन्हीं के नाम है, ठीक है ना। खलीलाबाद लिख लिया। और कोई बच गया? अमेठी का गोरीगंज, अमेठी का और गोरीगंज। देखो कोई बस तो नहीं गया इनमें से? देखो नोएडा का हो गया, कानपुर नगर का हो गया, कानपुर देहात का हो गया, अमेठी का हो गया, सोनभद्र का हो गया, अम्बेडकर नगर, कुशीनगर का, सिद्धार्थ नगर का, संत कबीर नगर का, संभल का, फर्रुखाबाद का। अच्छा सर, ठीक है ना। तो अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है इसमें। अब एक काम करो, इनका जो है ना, देखो इसमें दो पूछे जाते हैं। एक तो है कानपुर देहात। कानपुर देहात का क्या? अकबरपुर माटी। और एक है अंबेडकर नगर। एक है क्या? अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का क्या है? अकबरपुर। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। होता क्या है देखो, अच्छा बताओ कानपुर देहात में कितने नाम आ रहे हैं? दो नाम आ रहे हैं। तो यहाँ देखो अकबरपुर माटी में कितने नाम आ रहे हैं? दो। अंबेडकर नगर में कितने नाम है? एक। तो अकबरपुर में कितने नाम आ रहा है? एक। तो इन दोनों का ऐसा जो है, क्योंकि जब ये एग्जाम आते हैं, और याद रखना ये हर साल आते हैं, तो ये मैच करने के लिए आएंगे। चार इधर ही होंगे, चार जो इधर क्या होंगे, उनके हेडक्वार्टर होंगे। तो वो मैच करने के लिए आते हैं, हर साल ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो अब एक तो कर लोगे, और इसमें भी अगर तुम्हें स्टार बनाना है तो तीन चार जगह स्टार बना लो। एक तो ठीक है ना। अगर अब इसमें से भी तुम्हें अगर स्टार बनाना है ना, तो स्टार बना लो। तुम एक काम करो, स्टार किस किस पे स्टार बनाओगे? तो एक तो करो सोनभद्र पे स्टार बना लो, जो पूछे जाते हैं। एक कानपुर देहात पे स्टार बनाओ। एक अंबेडकर नगर पर। एक सिद्धार्थ नगर पर। और एक कुशीनगर पर। ठीक है ना। तो ये छह पे मैंने स्टार बनवा दिया। तो ये छह जो है तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ एक बार, इनको जो है मुझे सुनाओ, तुम ऑनलाइन में बताओगा, ठीक है ना। ऑनलाइन में आप मुझे बताओ, अमेठी का क्या है? सर गौरीगंज। हम्म, अब बताओ, ठीक है। सर ये मेरे पड़ोस में ही है, यहाँ से 50 किलोमीटर भी नहीं है। अच्छा, अमेठी का गौरीगंज। संत कबीर नगर का? संत कबीर नगर का खलीलाबाद, अभी बताया। गौतम बुद्ध नगर का तो पता ही है, ये तो नोएडा है, इसका तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है ना। कौशाम्बी का, चलो ये रहने दो। अंबेडकर नगर हो गए, नहीं हो गए? चलो अब एक काम और करो, जब आप कर ही रहे हो ना, इसके मंडल और लिख लो। मंडल से कभी कभार जो है क्वेश्चन लग जाता है। अच्छा देखो, 75 के 75 हेडक्वार्टर नहीं रखने हैं। मैंने कितने बताए आपको? 8 9 बताए। 8 9 में से 5 रख के जाने, 5 में से ही क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी तुम्हें ज्यादा की। अच्छा, हेडक्वार्टर तो हल्के से जरा पता होना ही चाहिए। ठीक है ना, किसी की डेट वेट का अगर पूछना हो कि कौन सा जिला कब बना है, तो वही मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको, है ना। और बाकी के ऐसे होते हैं ना, जैसे अमरोहा का कोई पूछेगा आपसे कि अमरोहा का हेडक्वार्टर तो कहाँ पर है, अमरोहा ही है। अच्छा, उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, है ना। लिखो, चलो हेड वो लिखो, मंडल, प्रदेश के मंडल। अच्छा, ये आप मंडल का मतलब समझते हो होता क्या है? सर एक मंडल में 5 या 6 ऐसे करके जिले डाले होते हैं, जिले मतलब आते हैं, तो देखो, वो सही मंडल है। के अनुसार जी। कुछ नहीं है, जैसे आप ऐसा समझो, जैसे देश होता, ठीक है ना, जैसे ये है, देखो एक ये देश है, देश के अंदर क्या है, जिले हैं। एक जिले में क्या होते हैं फिर, वो सॉरी, देश के नीचे क्या होते हैं, राज्य। राज्य के अंदर क्या होते हैं, जिले। और जिले के अंदर, जिले से नीचे क्या होते हैं, मंडल। और मंडल से नीचे क्या होते हैं, गलत कर दिया, कंफ्यूज करते हो। सबसे ऊपर तो क्या होता, देश होता, देश से नीचे क्या होता, स्टेट। स्टेट को क्या बोलते हैं, राज्य। और जैसे एक यूपी एक क्या है, राज्य है। उत्तराखंड एक राज्य है, ठीक है ना, महाराष्ट्र एक राज्य है। राज्य से नीचे क्या होते हैं, मंडल होते हैं। और मंडल से नीचे क्या होते हैं, जिला। और जिले से नीचे क्या होते हैं, हम्म, सर ब्लॉक होता है, फिर ब्लॉक। ब्लॉक से नीचे, फिर न्याय पंचायत होगी सर, और फिर सर गांव ब्लॉक, होगा। ब्लॉक से नीचे तहसील। तहसील से नीचे पंचायत वगैरह, ठीक है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जैसे तहसील है ना, तो तहसील के अंतर्गत 3 ब्लॉक या 2 ब्लॉक ऐसे करके आते हैं। सर तहसील बड़ी होगी ब्लॉक से हाँ जी। हाँ, तहसील वो रिवर्स हो गया, तहसील बड़ी होगी। चलो कोई नहीं, इसका तो कोई पढ़ेगी ना। तो इस तरह से मंडल होते हैं, तो लिखो इसमें मंडल की तरह। कितने मंडल है यूपी में, अभी बताया 18 होते हैं। अभी 2 मिनट पहले लिखाया नहीं है आपको, हाँ भूल गए। अब आपको देखो, इनमें याद क्या रखना है, इनमें 3 4 का याद रखना है आपको, है ना। और उसमें नंबरिंग ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से जाए कि लखनऊ में, लखनऊ मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं, तो कितने जिले आते हैं, अरे यार, सॉरी, 6 आते हैं। लिखो इस वाली बात को, जो आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। तो ठीक है ना, तो एक काम करो, आप ऐसे डालो, एक तरफ तो आप डालो क्या, मंडल, और यहाँ डालो क्या, जिलों की संख्या, इस तरह से। और यहाँ उन जिलों के क्या नाम देने, नाम डाल दें। और उन जिलों के क्या नाम डाल देंगे। जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पहले क्या है, लखनऊ। तो अब मुझे बताओ, लखनऊ जो मंडल है, लखनऊ मंडल के अंदर कितने जिले होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं कितने जिले, 6। अब जाहिर सी बात है, जो 6 के 6 जिले होंगे, ये कहाँ होंगे, ये इसके आसपास ही होंगे, ठीक है ना। तो आप लिखो, इनके जिलों के नाम लिखो। तो लखनऊ मंडल में कितने जिले आते हैं, 6। तो सबसे पहले तो कौन सा होगा, लखनऊ ही होगा। तो लिखो, चलो आप लिखो, इधर को लिखो, जैसे इसमें इन 6 के 6 नाम लिखो। लखनऊ, ठीक है ना, लखनऊ, उन्नाव, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, रायबरेली, सीतापुर, सीतापुर, हरदोई, व लखीमपुर खीरी। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, ठीक है ना, ये 6 हो गए। अब देखो होता क्या है, या तो आपको ज्यादा के सबका याद हो या ना हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सबके जो है, आपने जो है सबके नाम याद रखने हैं। बट आपको ये है कि इनका तो आप याद रख ही सकते हो, किनका, जैसे लखनऊ के, लखनऊ कैपिटल है, तो लखनऊ का आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे आप लिखो, आगे लिखो कानपुर, इस तरह से।
तो कानपुर में भी कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है ना। कानपुर में 6 लिखो, लिखो कानपुर के आगे लिखो कानपुर नगर। एक तो कानपुर नगर हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? कानपुर नगर के पास में लिखो कानपुर देहात। आसपास वाले होते हैं ये ना, जो उससे टच होंगे ये बाउंड्री बिल्कुल। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, इटावा, औरैया, फरुखाबाद, फरुखाबाद, कन्नौज व औरैया, कन्नौज व औरैया। ठीक है ना। तो इसमें भी देख रहे हैं लखनऊ में 6, कानपुर में 6, और मेरठ में भी कितने होते हैं? 6। तो पहले जिसमें 6 होते हैं मैं उनको लिखा दे रहा हूँ, बाकी फिर जिसमें कम होगा उसको नीचे लिखा देंगे। मेरठ में लिखो। अच्छा, मेरठ के आसपास कौन से जिले हैं आपको पता ही होगा, तो पहले तो कौन सा लिखो? मेरठ। मेरठ के फिर लिखो गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, गाजियाबाद हो गया। फिर बुलंदशहर, बुलंदशहर हो गया। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। फिर बागपत, फिर हापुड़। हापुड़ की क्या खासियत है? हापुड़ जो है सबसे छोटा है, ठीक है ना। और बागपत की क्या खासियत है बताओ? ये हरियाणा से बॉर्डर टच होता है इसको। चलो एनसीआर में आता है। फिर आगे लिखो अयोध्या। ये काम करना है इसका, जो कल मैपिंग देख के आना तुम, है ना, अगली क्लास में, क्योंकि अब मैं उसके थ्रू ही आपको बताऊंगा कि कौन सा ये पर निगाह मार कर जाना। ठीक है ना। साइड तो मैंने 50% तो मैपिंग आपको कराई थी। अयोध्या में लिखो 5 होते हैं इसमें। अयोध्या में कितने होते हैं? 5 लिखो। अयोध्या पहले लिखोगे, अयोध्या, फिर लिखोगे सुल्तान नगर, सुल्तानपुर, सॉरी सुल्तानपुर। अयोध्या हो गई, दूसरा क्या हो गया? सुल्तानपुर। बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर, अमेठी व अम्बेडकर नगर, अमेठी व अम्बेडकर नगर। ठीक है ना। आगे लिखो अलीगढ़। इनके नाम भी तो चेंज हो रहे हैं। तो नामों का बड़ा वो है। अलीगढ़ में कितने होते हैं? 4 लिखो। पहले लिखो अलीगढ़, अलीगढ़, फिर एटा, हम्म, फिर हाथरस, एटा, कासगंज, हाथरस, फिर कासगंज, हाथरस, फिर कासगंज। अलीगढ़ हो गया। फिर लिखो अलीगढ़ से नीचे क्या आता है? आगरा। इनको मैपिंग में देखते रहना, मैपिंग तो आपने ले रखी होगी ना, रख लेना है यूपी का। सब में 4 है, ठीक है ना। 3 से कम तो होते नहीं है किसी में, 4 और 3 ही रहेंगे। तो पहले 4 बार लिखा देना, फिर 3 बार लिखा दूंगा। क्या लिखा दूंगा? आगरा के लिख रहे हो ना, तो पहले लिखो आगरा। आगरा से मिला हुआ कौन सा है? आगरा गए कभी घूमने? मथुरा, तो मथुरा नहीं है? जब आदमी आगरा जाता है तो घूमने मथुरा भी जाते हैं, मथुरा वाला आगरा जाता है, तो लिखो आगरा, फिर मथुरा, फिर फिरोजाबाद,
फिरोजाबाद, फिर मैनपुरी। मैनपुरी समाजवादियों का गढ़, ठीक है ना। मुलायम सिंह यादव, उनके परिवार के लोग ही यहाँ से हर बार इलेक्शन जीतते हैं। आगरा हो गया। आगरा के बाद तुम लिखो सर हम्म, सर आगरा में आपने फोर्थ वाला कौन सा बताया था? आगरा, मथुरा और मैनपुरी, और एक कौन सा था? आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिर लिखो वाराणसी। क्या खासियत है वाराणसी की? लिखो वाराणसी में, लिखो 4। पाँच है, पाँच। कितने हैं वाराणसी में? 4। लिखो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली, ठीक है ना। मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन से इनमें से याद करने हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। जैसे उसके बताए ना 5, इसमें भी 3-4 याद रखने हैं। वाराणसी हो गया। अगला लिखो गोरखपुर। तारी, है ना, तो गोरखपुरी है। महाराज सिंह, खुशी में गोरखपुर में भी कितने होंगे? 4। लिखो पहला तो लिखो गोरखपुर में गोरखपुर, गोरखपुर, फिर लिखो महाराजगंज, गोरखपुर, महाराजगंज, फिर देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, फिर कुशीनगर। फिर लिखो बरेली, बरेली का लिखो 4 है इसमें बरेली में। बरेली, शाहजहाँपुर, देखो बरेली, बदायूं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फिर पीलीभीत। मैप में तो ये पता चल रहे होंगे, है ना। फिर लिखो मुरादाबाद, मुरादाबाद। यार इसमें होते हैं 5, इसके 5 लिखने हैं, ऊपर लिखाना था मैंने, ये बच गया था। इंपॉर्टेंट है मुरादाबाद, ठीक है ना। एक तो मुरादाबाद इंपॉर्टेंट है, एक लखनऊ, एक कानपुर, एक प्रयागराज, ठीक है ना। इनमें फंसे जाते हैं। मुरादाबाद में लिखो एक तो मुरादाबाद, फिर रामपुर, मुरादाबाद के पड़ोस में क्या है? रामपुर, फिर बिजनौर, फिर अमरोहा, मैं इसी मंडल में आता हूँ। फिर क्या हो गया? अमरोहा, फिर संभल। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, सबसे छोटा जिला। लिख लिया। मुरादाबाद के बाद लिखो प्रयागराज, प्रयागराज, कितने आते हैं प्रयागराज में? 4। पहले लिखो प्रयागराज, लिख लो पहले प्रयागराज, फिर प्रतापगढ़, फिर फतेहपुर,
फतेहपुर लिख लिया, फिर कौशाम्बी। फिर लिखो मिर्जापुर। बस लिखो, मैं लिख दिया बोर्ड पर मिर्जापुर। ठीक है ना? अब ये तीन तीन है इसमें, मिर्जापुर में लिखो तीन है, लिखो मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, फिर भदोही, भदोही, भदोही। हो गया। अगले लिखो आजमगढ़। आजमगढ़ में लिखो तीन ही, आजमगढ़ में भी तीन। मऊ, हाँ, एक आजमगढ़ हो जाएगा ना, मऊ, आजमगढ़, और एक बलिया। अगला है झांसी। झांसी में कितने हैं? तीन है। कौन कौन से होंगे झांसी में? बताओ, झांसी किसके आसपास लगता है तुम्हें? ललितपुर, लोकेशन बताई थी कल, किसके ऊपर है झांसी? ललितपुर के देखो, झांसी, ललितपुर, याद आ गया? लोन। झांसी, ललितपुर, जालौन। कितने हो गए? 14 हुए अभी। चलो रहने दो। अगला देखो सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर, पहले लिखो सहारनपुर। सहारनपुर सबसे कहाँ पड़ता है मैप पे? ऊपर पड़ता है। सहारनपुर से नीचे क्या होता है? मुजफ्फरनगर, है ना? अरे ऐसे था ना मैप में यहाँ, मैं तो ये सहारनपुर, ये को क्या है नीचे को शामली, जो सबसे इधर जिला पड़ता है सहारनपुर, शामली, और इधर को क्या मुजफ्फरनगर, पूरे एक मंडल है। ठीक है ना? तो जैसे इनको जो मैप में, ये अभी याद नहीं होने गया तुम्हारे, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती, आप लिख अब लेते हो, याद होंगी कम से कम 20 दिन बाद, तो इन्हें मैं याद भी नहीं कराऊंगा तुम्हें भी, है ना, उनकी कोशिश भी नहीं करनी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी समय के अनुसार। क्योंकि अभी क्या, अभी तो ऐसा है जैसे आप जो है ना फर्स्ट टाइम इन नामों को सुन रहे हो, तो नामों से फेमिलियर नहीं हो, तो इतना रट्टा मार के करोगे भी क्या? जैसे मान के चलो आप जो है देहरादून में रहते हो, तो देहरादून का आप बहुत अच्छे से जो है फेमिलियर हो देहरादून से, या आप इसके आसपास हरिद्वार, उसको हरिद्वार को जानते हो, ठीक है ना, ये जैसे ये इधर मेरठ को जानते हो, यहाँ की कोई खास बात होगी तो आपको एकदम याद हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि आप उस शहर से फेमिलियर हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई देहरादून के अंदर ये चीज है, तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि देहरादून को आप अच्छे से जो है फील कर चुके हो। अब रीजन ये है कि जैसे मैं आपसे बोलूँ मिर्जापुर, या जैसे आपको बोलूँ मैं, जैसे अब जैसे मैं कोई चीज बोलूँ कि मिर्जापुर, तो मिर्जापुर कभी याद जाएगा कि मूवी से इतना ज्यादा वो पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे आपसे कुछ मैं ऐसे बोल दूं चंदौली, तो आप बोलोगे, क्या चंदौली, कहाँ है चंदौली, कैसा चंदौली? क्योंकि उसकी कोई खास बात आपको ध्यान ही नहीं आने। तो रीजन क्या है? जैसे जैसे आप इन धीरे धीरे नामों को सुनोगे, मुझसे सुनोगे, एक दो बार आप किताब में पढ़ोगे, 4 बार मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा, फिर मुझसे सुनोगे, तो आप देखोगे 8-10 दिन में ऑटोमेटिक तुम्हारे जो है सब नाम आपको याद हो जाएंगे। और कल से अब तक ही तुम्हें लग रहा होगा, 3 दिन भी लग रहा होगा, कितना ज्यादा फर्क है नामों में, ना? ये होता है ऐसा। तो सहारनपुर लिख ले, और ये हो गया आपके 18 होंगे, हो गया। सहारनपुर में लिख लो ना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, तीन ही है ना सहारनपुर में। इतना क्यों सहारनपुर का, इतना क्यों टेंशन लेना। अगला लिखो चित्रकूट धाम। ठीक है ना? तो चित्रकूट धाम में कितना है? तीन है ना? अब इन नाम को मैंने आपको पहले पूछ लिया था, तो आप बोल रहे थे कि हिंदी में लिखने हैं, तो वो है। बाकी इनमें कुछ ऐसा है भी नहीं, इसके लिखाने का उसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, क्या इशू होगा लैंग्वेज का, है ना?
लिखो चित्रकूट धाम, इसमें 4 होते हैं, चित्रकूट धाम में 4 होते हैं, इसमें 4 4 करते हैं। चित्रकूट धाम लिखो, एक तो लिखो चित्रकूट, और इसका मुख्यालय लिख लेना, मुख्यालय इसका जैसे चित्रकूट धाम है ना, इधर देखो बोर्ड पे, चित्रकूट धाम में यहाँ पे लिख लेना मुख्यालय, और मुख्यालय लिख लेना बांदा। क्या लिखना? बांदा। चित्रकूट देखो, चित्रकूट धाम एक क्या है? मंडल है। इस मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? बांदा। कहाँ पर है? बांदा में। ठीक है ना। बाकी जैसे अगर कोई पूछे प्रयागराज का मुख्यालय, प्रयागराज, मुरादाबाद का मुरादाबाद, मिर्जापुर का मिर्जापुर। ठीक है ना। तो चित्रकूट धाम का मुख्यालय है बांदा में, और इसमें कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। तो देखो 4 जिलों के नाम, पहला तो क्या जाएगा? चित्रकूट, पहला चित्रकूट, दूसरा बांदा, फिर लिखो हमीरपुर, हमीरपुर हो गया ना, फिर लिखो महोबा, महोबा। अगला लिखो देवी पाटन, देवी पाटन, देवी पाटन। इसका मुख्यालय लिख लेना गोंडा, गोंडा, गोंडा। अरे बहुत चर्चाओं में रहा हुआ है गोंडा। रीजन बताओ क्यों है? इतना न्यूज में है आजकल। 2-3 क्वालिटी है गोंडा की, बताओ भी, कोई बताएगा? भारत के सबसे गंदे शहरों में से ठीक है ना, पहली क्वालिटी इसकी। और दूसरी अच्छी बात इसकी है कि ब्रजभूषण सिंह यहीं से सांसद है। और ब्रजभूषण सिंह कौन है बताओगे? सीमा आप बताओगे ऑनलाइन में? सर रेसलिंग आता है फेडरेशन याद ऑफ लेकिन इंडिया भूल के नहीं पा रहे हैं। वो अब जो गेम्स के जी अध्यक्ष है, वो गेम भूल गए, नाम बोल नहीं पा रहे हैं। ये उसके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। उसके अध्यक्ष हैं वो ब्रजभूषण सिंह, और उन पर उसके कुछ आरोप लगाए हुए हैं। तो दिल्ली में कुछ समय पहले महिलाएं, वो नहीं बैठी थी, पहलवान धरना पर बैठी थी, उन्हीं के खिलाफ बैठी हुई थी। ठीक है ना, तो बड़ा चर्चाओं में रहा है। अब जैसे ये चर्चाओं में रहते हैं ना, तो उसी से रिलेट करके पूछे जाते हैं सब चीजें। अब ध्यान रखिएगा इतना, तुम मुझे लगेगा कि न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते देखो तुम। लिखो गोंडा, लिखो बलरामपुर, श्रावस्ती, श्रावस्ती। ठीक है ना। फिर बहराइच। ठीक है ना, देखो हो गया आपके पास ये पूरे के पूरे। ठीक है। अब देखो ये एक ऐसा पोर्शन था, इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना, ये रट्टे वाली बात थी इसमें। बस आपको ये है कि ये पता होना चाहिए। अब इन सबकी एक बार जो है ना, अभी मैंने लिखा है जानबूझ के, कल मैं मैप में आके इनको जो अगली क्लास है सबको एक बार लोकेशन बता दूंगा। वैसे मैंने सबकी लोकेशन बताई रखी है, एक बार मैं दोबारा से बता दूंगा। और अभी याद नहीं होने के, याद करने की कोई कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है ना। आप ऐसा रट्टा तो मारने बैठते हैं ना कमरे पे जाके? यार तुम तो, अच्छा ग्रुप में मैपिंग क्या है, गूगल पे से 2 मिनट लगती है डाउनलोड करते हैं, गूगल पे डालना यूपी मैप, उसमें और उसमें इमेज वाले उसमें आने के बाद इतनी मैप आ जाएंगे वहाँ। मैं हम कहीं दूसरी जगह हम के मैप बनाते हैं, ये तो गूगल से डाउनलोड करके दिखाते हैं तुम्हें। अभी तुम तो ये सोच रहे हो कि हम बैठ कर जो है कुछ मैप वगैरह बनाते होंगे, सर्वे करने जाएंगे हैं? नहीं नहीं। ठीक है ना, यहीं से है। देखो होता कुछ नहीं है, हम भी बस ये है कि तुम्हें जो है ना 4-5 बुकों से एक साथ कलेक्शन कर कर और तुम्हें दे दिया जाता है। देखो कोचिंग का तो मैं रियल में तो मतलब बताऊँ, कोचिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को अपने से पढ़ रहे हो। तो ये बात सही है कि अपने से आदमी को अच्छा समझ में आता है और अच्छा हो भी जाता है। बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि समय बहुत ज्यादा लगता है। मतलब ये है कि मान के चलो कोई क्वेश्चन जो है किसी सब्जेक्ट से, क्वेश्चन जो है जैसे आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट है और उससे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, कोई एक नया सब्जेक्ट है आपको भी नहीं आता और किसी दूसरे बंदे को भी नहीं आता। फर्क इतना है कि आप अगर किसी की गाइडेंस में पढ़ते हो, आप किसी सर से कोचिंग लेते हो, क्लास से पढ़ते हो, तो फर्क ये है कि आप अगर उस सब्जेक्ट को 20 दिन में तैयार कर पा रहे हो, 20 लेक्चर में तैयार कर पा रहे हो, तो अगर मतलब आपने उसमें 20 घंटे लगा के जितना आप उसे तैयार कर पाओगे, और एक बच्चा जो सेल्फ से करने वाला
वही काम वो जो है कम से कम 80 लेक्चर में करता है, मतलब 80 दिन में। तो समय की बचत के लिए आप ये काम करो, ठीक है ना। तो ये सब चीज है। इसमें एक अंडरलाइन कर लो, इसमें स्टार बना लो, एक तो लखनऊ का स्टार बना दो, एक कानपुर, एक मेरठ, ठीक है ना, एक प्रयागराज और एक अयोध्या और एक अलीगढ़। इनमें से पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा ना। बाकी अभी तो हम डिवाइड डिवाइड करेंगे, जैसे बुंदेलखंड के रूप में ही बटे हैं, बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, ये सब भी हमने देखना है, ठीक है ना। तो उसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ये है, और इसमें अगर कुछ पूछना हो तो आप जो है पूछो, नहीं तो हम जो है आगे हम बात करते हैं। नहीं है तो ये आप समझ गए। तो देखो अब क्या है, अब यहाँ से जो है ये तो था ये उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश में सामान्य परिचय जो है आपको कंप्लीट होता है, ठीक है ना। कोई चीज अगर छूट गई होंगी, जैसे फैक्ट तो कहीं कुछ छूटा हुआ तो एक बार मैं घर पर देखें, वो फैक्ट आपको कुछ लिखा दूंगा, वरना पीडीएफ तो आपको मिलेगी सब चीजों की इनकी। तो ये सब चीजें मैं आपको जो है बता दूंगा। अब जो है अब आपके जो है टॉपिक स्टार्ट होंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अब हम एक एक टॉपिक पकड़ेंगे। आप में से बताओ, आपने अंदर से सिलेबस देख लिया आप लोगों ने, नहीं देखा अभी तक पीछे इसके मेंस का सिलेबस? सर आप बता दीजिए। नहीं मैं तो दिखाई दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं सोच रहा हूँ आप खुद गूगल से डाउनलोड करके साइट तो खुद देखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, मेरे दिखाने से तो। देखो नेक्स्ट क्लास अभी होगी, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ एक, आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस की एक एक लाइन पढ़नी है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक तो सिलेबस आपने देखना है, और फिर उसके ऊपर क्या है, सिलेबस की एक एक लाइन जो है पढ़नी है, तभी जाके जो है आपको जो है उसमें जो है बात बन पाएगी। और चाहो तो मैं सिलेबस आपको, अब मैं इसमें पीपीटी में तो है नहीं मेरे पास, ये है, मैं आपको सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ। देखो होगा क्या आपके पास, ये आपको बता, जीएस के पेपर दो पेपर होंगे। तो एक तो पेपर फिफ्थ होगा, एक का पेपर कौन सा होगा भाई, फिफ्थ होगा, और एक होगा सिक्स्थ। तो मैं पेपर फिफ्थ का आपको जो है पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि पेपर फिफ्थ में क्या आएगा। देखो पेपर जो फिफ्थ में है, इसमें ये पेपर फिफ्थ में आपके पास ये कुल मिला के 11 टॉपिक दिए पेपर फिफ्थ में। अब तुमने करना क्या होगा, ये 11 के 11 टॉपिक पर आपको, जैसे जब आप मेंस दोगे तो प्रत्येक, जैसे मान के चलो एक टॉपिक है, तो 11 के 11 टॉपिक में आप में से क्या काम करना है, उसके ओवरऑल जो है प्रत्येक उस पर जो है 11 टॉपिक पर 400-400 500-500 वर्ड का कंटेंट तैयार करके जाना होगा। जैसे आप ऐसे ही तो करते हो, जैसे आप मेंस की तैयारी कर रहे होगे, जैसे आप पढ़ रहे होगे, तो जैसे आप उसमें करते हो, जैसे आप ये पढ़ते हो, जैसे आप धार्मिक सामाजिक सुधार या आंदोलन पढ़ते हो, ठीक है ना, ये पढ़ते हो। तो जब आप पीटी के लिए पढ़ते हो, तो पीटी के लिए तो बेसिकली आप ये पढ़ते हो कि आर्य समाज की स्थापना ये हुई थी, किसने की थी, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की किसने की थी, थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, किसने करी, क्या करी। तो पीटी में इस हिसाब से पढ़ते हो। जब आप उसमें मेंस में पढ़ते हो, तो मेंस में आप क्या काम करते हो, तो लगभग लगभग आप एक पेज का रट के जाते हो। कैसे रट के जाते हो, कि जो पूरा उसका समाज है, जैसे आप जो है धार्मिक समाज उसमें है, तो उसमें आप 5 पर पेज रट के जाते हो, जैसे 4-5। एक तो क्या कि जो धार्मिक सुधार थे, उनसे महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हुआ, उनसे ओवरऑल भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा, उनसे जनजातीय और SC ST में क्या सुधार आया, ठीक है ना, एक दो कोई हो। तो सब में आप जो है इतना रट के जाते हैं, तो जब कभी मेंस में क्वेश्चन आता है तो ओवरऑल आएगा, मतलब मेंस में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पूरे ही भारतीय समाज से, मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या हुआ था। तो इस तरह से ये होता है। अब पीटी की अप्रोच अलग होती है, तो मेंस की अप्रोच ये होती है, ठीक है ना। तो तभी तो आप देखते हो, अब आप अगर उसके, अब जब आप पीटी में पढ़ते हो तो फैक्ट टाइप से पढ़ते हो। इसी तरह से होता क्या है, जैसे आप सपोज करो आपने इसमें जनजातीय आंदोलन है, तो जनजातीय आंदोलन में आप पढ़ते हो कि भोपाल विद्रोह कब हुआ, कोल विद्रोह कब हुआ, ठीक है ना, संथाल कब हुआ। तो आप जब पीटी के हिसाब से तो पर्टिकुलर पढ़ते हो कि ये इस समय हुआ, इस समय हुआ, इस समय हुआ, ठीक है ना। लेकिन जब आप मेंस के लिए पढ़ते हो, तो मेंस के लिए आप किसी भी एक फैक्ट को ध्यान नहीं रखते हो, फिर आप पूरा पढ़ते हो कि पूरे जनजातीय आंदोलन से महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, समाज,
ठीक है ना। तो जब आप इस तरह से पढ़ लेते हो तो होता क्या है, जब हम मेंस में ऐसे करके प्रत्येक टॉपिक आप जैसे एक क्लियर कर लेते हो तो मेंस में जाते हो तो फिर आपको पता होता है कि जनजातीय सब कुछ क्या आएगा, मैंने ये लिखा इस तरह से मैंने कहा। फिर उन्हीं वर्ड तो एक अप्रोच होती है। तो पीटी का तो ऐसे पढ़ा जाता है, मेंस कैसे पढ़ा जाता है आपके बात पता है नहीं पता। बरोबर। सर आपकी आवाज कट कट के ही समझ में नहीं आ। सर फिर से बोल दीजिए क्या आप बोले। चलो छोड़ो, ठीक है। चलो एक अगली वाली क्लास में मैं अंदर से ये बता दूं कैसे कैसे किया जाता है। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। बताओ भाई और मुझे बोलो, प्रिया आप करिए सुनो। हाँ सर अब आ रही है। सर अब आ रही है। सर नेटवर्क इशू है काफी, आपका वीडियो एकदम पॉज हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बारी हाँ यस सर आ रही है। ठीक है ना। चलो देखो, मैं अगर उसको जानना चाह रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जीएस पेपर फर्स्ट में जो है, ओ सॉरी फर्स्ट का नाम हमारा फिफ्थ में, इसमें 11 टॉपिक है। पहला टॉपिक दे रखा है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन से। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और प्राचीन से। दूसरा है, दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, इसके महत्व, संरक्षण, संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। ठीक है ना। हाँ इसका अगला है अगला है स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पूर्व में क्या हुआ, इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम है। फिर है उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा आयोग, परीक्षण आयोग, अधिवक्ता आयोग। फिर राजभाषा, अगला टॉपिक है राजभाषा। एक काम करना है, इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा, या एक काम करना आप डाउनलोड ही कर लेना गूगल से जाके, तो मैं इतना कर सकते हो, मैं इसमें वही करा दूंगा, एक काम करूंगा ठीक है ना। इतने में मैं आपको क्या ऐसे क्या समझाऊंगा, मेरे भी समझ में नहीं आ रही। तो ये है। तो एक काम करते हैं, आज फिर इतना ही रहने देते हैं, स्टेज जो है नेक्स्ट करते हैं जब भी क्लास होगी ना। इसमें एक काम करेंगे, अब जो है टॉपिक वाइज चलेंगे। मैं इसमें जो है तुम्हें क्वेश्चन आंसर भी लिखाऊंगा, और इसका कोशिश करूंगा मैं आपको जो है एक दो क्लास में, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मुझे आंसर राइटिंग को बतानी पड़ेगी कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, क्योंकि आपको अभी तक जो है आंसर राइटिंग ही करना नहीं आया। जो ऑप्शनल ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, ठीक है ना। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मुझे लग रहा है आंसर राइटिंग ही तुम्हें बतानी पड़ेगी। आंसर राइटिंग और हिस्ट्री के क्वेश्चन को मतलब इसके कैसे किस तरह से अप्रोच करना, तो एक आध दिन तो उसी में लगेगा अभी। ठीक है ना। चलो तो फिर इसी में करते हैं ना, नेक्स्ट। थैंक यू।